हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर, है ना। एंड आई नो कल की पोस्ट देख के सब लोग सोचते होंगे क्या हो गया, है ना। यार कोई है, पता नहीं, मुझे बोल रही थी कि स्टोरी टेलर है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन है। तो थोड़ा सा उसके साथ पंगा हो गया था, मेरा ही नहीं किसी और का भी हुआ था। कोई नहीं, सही हो जाएगा। ओके, सो सीधे स्टोरी पे आते हैं। इसका एक रोग का पार्ट 39। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हीर की माँ का अत्याचार हीर के नाजुक दिल को और यूं बीमार कर देता है, और कैसे ईसा उससे बेजार होती है, और कैसे वेदिका की बेचैनी चरम पे चली जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। उसका दिल कह तो रहा था कि वेदिका कुछ सही नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि शायद कि हीर के घर जाने की एक्साइटमेंट ही इतनी है, और वो इतना दिमाग में प्रेशर डाल रही है कि इसकी वजह से सब हो रहा है। उसके आंखों के सामने हीर की जली कलाई थी। वेदिका तो कुछ पागल थी, उसी वजह से हो रही थी। वो सुबह ही तैयार हो गई थी, और साक्षी को भी उसने अंधेरे में ही तैयार करवा लिया था। अब उसकी मम्मा भी तैयार हो जाती है, और ये लोग बस हॉल तक आते कि वेदिका की मम्मा कहती है, सुनो बेटा। तो वेदिका देखती है उन्हें, और वो कहती है, इतनी सुबह, अभी 8 बज रहे हैं। वेदिका कहती है, सो व्हाट, 8 भी बहुत लेट होता है मेरे लिए तो खास कर। आप सबको चलना है या मैं चली जाऊँ अकेले। तभी आंटी जी कहती है कि कैसी बात कर रही हो। तो साक्षी बात संभाल के कहती है, अरे आंटी जी, जब तक ये हीर भाभी को अपने आंखों के सामने देख ना ले, तब तक इससे चैन नहीं पड़ने वाला। रात भी सोई है कि नहीं है मुझे नहीं पता। मैंने कितनी बार बताया कि वो ठीक होंगी, लेकिन इससे है कि कुछ तो हुआ है। अब जाके देख लेगी तो इसे सुकून मिल जाएगा। तो वो भी कुछ नहीं कहती, और ये लोग आ जाते हैं बाहर गाड़ी तक। साक्षी जैसे डोर खोलती है, देखती है अंदर इतना सामान भरा था कि जिसकी कोई हद नहीं। साक्षी खुद शॉक्ड, वो कहती है ये क्या है। तो वेदिका की मम्मी कहती है कि पहली बार जा रहे हैं बहू के लिए और उसके घर वालों के लिए कुछ तो सामान ले जाना है ना, ऐसे कैसे चली जाए। तो साक्षी कहती है, भगवान मैं कैसे समझाऊँ आपको, सब ब्रांडेड है, देखो स्टिकर्स भी यही है। आज सिर्फ शादी तक हाइड कर लो, सिर्फ शादी तक, फिर आप जी भर के अपनी बहू के परिवार पे खर्चा करना। और वो एक एक करके सामान को देखती है, और जिनको नहीं ले जाना था ना उनको डिक्की में डालती है, और तीनों बैठ जाते हैं कार में। यहाँ वेदिका कार ड्राइव कर रही थी। वेदिका की माँ कहती कि मेरी अपनी बहू के लिए कुछ अरमान हैं, कब पूरे होंगे वो। तो साक्षी कहती, अरमान के चक्कर में आप ना सब बिगाड़ देंगी। वेदिका की माँ कहती, आखिर इतनी दौलत है किसके लिए, अगर मैं अभी खर्च ना करूँ तो साक्षी कहती है, कर लीजिए खर्च, फिर बहू भी नहीं मिलेगी। नफरत करती है वो अमीरों से, न जाने इसका क्या होगा। तो वेदिका कहती है, क्या मतलब क्या होगा, प्यार करती है मुझसे, आई नो, अब कुछ भी हो जाए मुझे नहीं छोड़ेगी वो। और अब हमें दिखाते हैं हीर का घर। एक अजीब सा सन्नाटा था वहाँ, शायद तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। और अब दिल थाम ले, हमें अपनी मासूम से हीर को देखना है, और किस हाल में थी उसकी वो मनहूस रात, न जाने कैसे गुजरी होगी। ईसा अपने रूम से बाहर आती है सुबह को, वो भी परेशान थी बहुत। वो जैसे हॉल तक आती है, वो तैयार होकर आई थी, कहीं जाना था उसे। तो उसके कदम अपने आप ठहर जाते हैं, और उसकी नज़र हीर के रूम पे पड़ती है, जहाँ अभी भी लॉक लगा था बाहर से। ईसा का दिल भी सज जाता है, उसे खुद से घिन आने लगती है। उसकी आंखें नम थी, लेकिन बात वही आती है ना कि इश्क और जंग में सब जायज़ है, वो वाली बात आ गई थी। फिर भी ईसा हीर के रूम का डोर ओपन करती है, और जैसे खोलती है वो देखती है अंदर। और भाई, ईसा ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला था, उसके कदम वहीं जम जैसे गए। कल शाम हीर जिस हाल में थी पड़ी हुई, आज भी उसी हाल में ज़मीन पे बेहोश पड़ी थी, जैसे वक्त उसके लिए वही थम गया हो। उसके काले घने
और लंबे बाल ज़मीन पे बेखबर बिखरे हुए थे, जैसे रात ने अपनी सारी स्याही उसके इर्द गिर्द उतार दी हो। उसका गोरा चेहरा अब थकान और दर्द से बेजान पड़ चुका था। जिस्म बुखार की तपिश में सिर्क उससे नीला पड़ने लगा था, मगर हीर को जैसे होश ही न था कि उसका बदन किस अजाब से गुजर रहा है। ईसा की नज़र पे फिर उसकी कलाई पे जाकर रुक जाती है। कल आग से जली हुई वो कलाई आज जख्म से भी बदतर हाल में थी। जख्म गहरा हो चुका था और उसके आसपास की जिल्द लाल पड़कर सूज चुकी थी। हर निशान जैसे हीर की खामोश चीख का गवाह हो। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखें बंद, सांसें बेहद हल्की। न जाने कितनी देर से वो यूं ही पड़ी थी, न जाने कितना दर्द सह चुकी थी और न जाने कितनी बार उसने आंखें खोलने की नाकाम कोशिश की होगी, मगर हर बार बेबसी ने उसे फिर अंधेरे में धकेल दिया। ऐसा था, ईसा की आंखों के सामने हीर नहीं, एक ऐसी मोहब्बत पड़ी थी जिसे दुनिया ने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि हीर बेहोश थी, मगर उसके चेहरे पे अभी भी वही दर्द था जो होश में इंसान को चीखने चिल्लाने पे मजबूर कर देता है। ईसा देख के ही न जाने किस हाल में भाग के हीर के पास आती है और जैसे उसे छूती है बुखार से बदन तप रहा था। ईसा बहुत ही कोशिश करके हीर को कैसे भी करके उठा के बेड में रखती है। वो पागल हो चुकी थी ये देख के। वो अच्छे से हीर को बिठा लेती है और जल्दी से फर्स्ट एड लेती है। उसकी कलाई पे मेडिसिन लगाती है, फिर पट्टी करती है और रोते हुए उसके सर पे पट्टी बांधती है पानी में भिगो के, ताकि उसका बुखार उतर जाए। वो जितना उससे हो सकता था वो सब करती है। और उस मुरझाए से चेहरे पे लगभग 1 घंटे बाद जान आती है। हीर की आंखें धीरे से ओपन होती हैं और धुंधला सा चेहरा नजर आता है और उसके जुबान पे एक ही लफ्ज़ कि वेदिका जी। और जैसे हीर के लबों पे वेदिका का नाम आता है, ईसा की आंखों का रंग दोबारा बदलने लगता है। वो फिर भी हीर को अच्छे से बिठा लेती है, उसके कमर के पीछे तकिया रख के, और कहते हीर मैं हूँ, लुक एट मी। और अब जाके हीर को होश आता है। वो कांपते हाथ ईसा के हाथ पे रख के कहती है ईशा तुम ईसा तुम मुझसे नाराज़ हो ना, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बेबस हूँ। तो ईसा कहती है खामोश रहो हीर, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मैं जा रही हूँ बाहर, डॉक्टर को लेके आऊँगी। और हाँ हीर, मैं यहाँ कोई भी हमदर्दी के चलते नहीं आई हूँ। तुम्हारा हाल देखा मैंने, मुझसे नहीं रहा गया। मैं बस इतना कहूँगी कि और इस नरक में मत झुलसो और जिनसे शादी कर लो, अच्छा लड़का है वो, और तुम्हें इस दर्द से भी आज़ादी मिल जाएगी। हीर के कपकपाते लब बोल पड़ते हैं और कहती ईसा तुम ऐसा बोल रही हो, तुम तो मेरा साथ देने वाली थी ना, मैं ये शादी नहीं कर सकती, तुमको पता है ना मैं वेदिका। तभी ईसा जल्दी से वहाँ से उठ के कहते हैं इनफ हीर, मैंने ये सब सुनने के लिए इतनी चीज़ें नहीं की है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था हीर तुम मेरे प्यार को मुझसे छीनोगी। और हीर न जाने किस जोन में चली जाती है। वो कहती ईसा मैंने छीना नहीं, काश मुझे पहले पता होता, काश तुम मुझे पहले बताती तो मैं कब का रास्ते से हट जाती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है हीर, बहुत देर, वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। तभी ईसा कहती है अभी भी हट सकती हो तुम, अगर तुम चाहो तो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। खैर, मुझे अपनी चीज़ें हासिल करना आता है, मुझ पे जितनी इंसानियत बची है उसे खाक होने मत देना हीर। और अर्जुन से तो तुम्हारी शादी होके रहेगी, चाहे तुम हाँ करो या ना करो, आगे तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हीर पीछे से बहुत आवाज़ लगाती है कि ईसा ईसा रुक जाओ, लेकिन ईसा कहाँ बात मानती। हीर कहती रहती है कि ईसा ईसा मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं सुनती, वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ ईसा जैसे अपने घर से बाहर निकलती है, उसके सामने अर्जुन की कार रुकती है। जल्दी से कहता है ईशा हीर हीर घर ही है ना। तो ईसा एक नज़र देख के कहती है अर्जुन को तुम इतनी सुबह। तो वह कहता हाँ बस हर रोज़ आऊँगा अब। ईसा तो कहाँ खुद में थी, वो बिना कुछ जवाब दिए चली जाती है। और अब फाइनली दिल थाम ले, वो वक्त आ जाता है जब वेदिका की कार रुकती है हीर के घर के बाहर। वेदिका की सांसें हैवी थी, वो अभी भी बेचैन थी। वो कार रोक के बाहर आती है, उसकी माँ और साक्षी भी बाहर आ जाते हैं।
यहाँ ये तीनों बढ़ते हैं आगे डोर पे और डोरबेल बजाते हैं और कुछ टाइम के बाद डोर खुलता है। और जैसे खुलता है सबसे आगे वेदिका की मम्मा और साक्षी थी और वेदिका की नज़र तो बस हीर के रूम की तरफ थी। यहाँ डोर खोला था हीर की माँ ने और जैसे वेदिका की माँ और साक्षी को देखती है उनकी नज़रें शार्प हो जाती है। वेदिका की माँ को तो नहीं जानते थे वो, लेकिन साक्षी को जान के सब समझ जाते हैं और गुस्से में आंखें लाल थी उनकी और अपनी कड़वी जुबान का इस्तेमाल करते हुए वो औरत कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है। तो वेदिका की माँ की सादगी देखिए, वो कहती नमस्ते जी, मैं यशोधरा हूँ, यशोधरा राठौर, वेदिका राठौर की माँ। और वह पीछे मुड़ के कहती वेदिका क्या कर रही हो वहाँ, बेटा इधर आओ। और वेदिका वहाँ आती है, वो बस एक नज़र देखती है हीर की माँ को और दोनों की नज़रें टकराती हैं। हीर की माँ का गुस्सा चरम पे था, वो वहीं कुछ कहती कि वेदिका की माँ कहती वेदिका ये क्या तरीका है बच्चा, जाओ पैर छुओ उनके। वेदिका अपनी माँ के कहने पे बस थोड़ा सा झुकी ही थी कि वो औरत अपने कदम पीछे ले लेती है और वेदिका की आंखों में आग उतर आती है। उसके हाथ जो आगे बढ़े ही थे उनकी वो मुट्ठी बना देती है, फिर भी वो खुद को कंट्रोल करती है और देखती है उन्हें और वो हीर की माँ कहती है कि क्या काम है सुबह सुबह यहाँ, ये घर है हमारा, कोई धर्मशाला नहीं। ओ भाई, वेदिका की माँ तो शॉक्ड कि ये क्या स्वागत हो रहा है। और फिर भी प्रेम से कहती है कि देखिए हमें बात करनी है आपसे, हम बात करने आए हैं आपसे। तो तभी वो कहती है क्या बात है, कौन सी बात है, हमें कोई बात नहीं करनी, और हाथ जोड़े हैं मैंने, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। वेदिका का गुस्सा जरा बताओ वो कैसे कंट्रोल कर रही थी, लेकिन हीर के लिए हाथ फैलाने को भी तैयार थी। वो बहुत काम होके कहती है कि आंटी जी बस हमें बात करनी है आपसे, हम चाहते हैं सब शांति से बात हो, कुछ भी बिना किसी और चीज़ों के। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि आंटी जी आने दीजिए उन्हें। और उसकी आवाज़ से वेदिका का दूसरा रूप निखर आता है, उसको शौक लगता है, वो अपनी शार्प निगाहें पीछे ले जाती है और वहाँ बैठा था सोफे में अर्जुन, चेहरे पे ऐसी मुस्कान की वेदिका को लाइक ऐसे कि देखा ऐसे वाली। वेदिका सब समझ जाती है और वो बस नेक स्ट्रेच करके अपने कदम आगे बढ़ाती कि हीर की माँ बीच में कूद के कहती है कहाँ जा रही हो तुम, निकलो यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी है, हम जानते हैं क्या कहोगी तुम, उससे पहले मैं धक्के मार के निकालूँ तुम्हें या पुलिस को फ़ोन करूँ, निकल जाओ यहाँ से। और उसका इतना कहना था कि वेदिका धीरे से उन खूनी आंखों को ले जाती है हीर की माँ पे और उसकी आंखों में देख के ही हीर की माँ का गला सूख जाता है। वो खामोश और लड़खड़ाते हुए कहती है कि मैं ऐसी आंखों से नहीं डरती हूँ, तुम निकलो यहाँ से। यहाँ वेदिका पूरे साइको जैसे बिहेव करती है, वो धीरे से अपनी फिंगर अपने होठों पे रख के कहती खामोश, एक आवाज़ और निकाली तो मैं। तभी वेदिका की माँ कहती वेदिका ये क्या तरीका है, अपने से बड़ों से ऐसे कौन बात करता है। वेदिका की नज़रें अभी भी हीर की माँ पे थी और वो कहती है तो फिर कैसे बात करनी चाहिए इनसे मुझे, ठीक है सीधी बात, ओके फाइन, सीधी बात पे आते हैं। और वह एकदम वहाँ पीछे सोफे में बैठ जाती है और पूरे अपने वाले स्टाइल में, और उसकी चाल कुछ अलग थी आज, बहुत अलग। हीर की माँ तो शौक। यहाँ वेदिका अच्छे से बैठ के पैर क्रॉस पोजीशन में सेट करके देखती है साक्षी पे और कहती खड़ी क्यों है, माँ को लेके बैठ जा। साक्षी कहती है वेदिका क्या हो गया है, ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। यहाँ वेदिका कहती है अभी मैंने किया ही क्या है, ये तो बस शुरुआत है। एनीवे बात पे आते हैं, मैं यहाँ इज्जत के साथ अपनी मम्मा को लेके आई हूँ, सिर्फ अपनी हीर का हाथ मांगने। और हाँ, हीर तो मेरी है, सिर्फ मेरी, 7 जन्मों के लिए, ये आप दोनों और पूरा जहाँ जानता है। वो तो बस ये रस्म उसकी खुशियों के लिए निभा रही हूँ, वरना वेदिका कभी कुछ मांगती नहीं, छीन लेती है। ये तो वैसे भी मेरा इश्क है, इसे कैसे जाने दूँ। तभी हीर की माँ हिम्मत जुटा के कहती है तुम जैसे आवारा, और उसकी शादी तय हो चुकी है अर्जुन के साथ। और वो बस इतना ही कहती है कि वेदिका पूरी एनर्जी के साथ टेबल में सामने इतनी ज़ोर से लात मारती है
बैठे बैठे की टेबल सामने जाके दीवार पे इस कदर बिखर जाता है कि उसकी बिखरने की आवाज़ सबके कानों को छन्नी बना देती है। सब सब एक साथ कानों में हाथ लगाते हैं और उसकी आवाज़ अंदर हीर के रूम तक भी जाती है। हीर जो न जाने किस साल में थी, वो एकदम उठ के घबराई सी उठ जाती है और कहती है, वेदिका जी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और वो ऐसे ही लड़खड़ाती हुई भागती है डोर पे और ईशान ने डोर जो लॉक हुआ था उससे हटा दिया था। तो हीर एकदम डोर खोलती है और वह जैसे सामने देखती है, भाई इसके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब। उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता उससे, खुद की आंखों पे, और जल्दी से दीवार से लग जाती है और सब किंजर जाती है वहाँ। और हाँ, अपनी वेदिका की भी, जो जैसे हीर को देखती है, भाई विकराल रूप समझते हो ना, ऐसा हो जाती है। हीर की हालत जैसे वेदिका देखती है, उसकी आंखों का रंग बदल जाता है एक पल के लिए, जैसे उसकी सांस वहीं थम गई। हीर के चेहरे पे सहमा वो दर्द यार कुछ अलग था। वो उसके चेहरा नीला पड़ा हुआ, सांसें उखड़ी हुई। वेदिका के अंदर का शैतान बस सांस ही ले रहा था कि हीर की माँ का अपनी मौत को बुलावा देना होता है। वो गुस्से में हीर की तरफ बढ़ती है और एकदम हीर के बाल पकड़ लेती है और कहती है, तू बाहर कैसे आई। और उसका इतना करना था कि अब जरा सोचो भाई, जरा सोचो। सोच के ही रूह कांप रही है। वेदिका के सामने ये होना था कि वेदिका के सब्र का आखिरी धागा टूट गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, कहर था। शायद शायद उस पल को कोई यूं लिखता कि जिस दर्द को दुनिया ने हीर की किस्मत समझकर नजरअंदाज किया था, वही दर्द वेदिका के सीने में तूफान बन के उतर गया था। हीर की एक छोटी सी आह ने वेदिका के अंदर छुपे हैवान को जगा दिया था। हीर की माँ या कोई भी इस चीज़ से बाहर आता कि एक तूफान, बस एक तूफान हीर की माँ को उसके बालों से पकड़ के एकदम पीछे करता है। ओ भाई, और ये ताकत किसी जख्मी शेर की थी। सब चिल्लाते हैं कि वेदिका, और हीर जो कुछ समझ भी नहीं पाई थी, वो सबकी मूर्छा तब टूटती है जब एक जोरदार थप्पड़, और भाई ये मेरा फेवरेट था, जब एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंज जाती है, पूरे घर को महका जाती है। और हीर की माँ जमीन पे ऐसी बिखरती है जैसे किसी ने पाप का भरा हुआ घड़ा पटक डाला हो। और हीर वो कपकपाती देखती है वेदिका के चेहरे पे। आज उसकी वेदिका उसकी नहीं लग रही थी, वो एक अजीब जानवर रूप में ढल गई थी। हीर को सबसे बड़ा झटका यही लगता है। और अर्जुन का गुस्सा, वो एकदम उठ के कहता, तेरी इतनी हिम्मत। और उसका वेदिका के पास आना था कि एक जोरदार लात उसके सीने में घर कर जाता है और वो पीछे दीवार पे जा के सज जाता है। और वेदिका की माँ और हीर जो रोज़ से कानों में हाथ लगा के चिल्लाते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। यहाँ वेदिका अपने स्लीव्स फोल्ड कर बढ़ती है हीर की माँ की तरफ, जिसकी गर्दन लॉक हो गई थी, डर के मारे कांप रही थी और मुंह टेढ़ा था। यहाँ वेदिका एकदम उससे बालों से थाम के कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी हीर के बालों पे, जिसे मैं देखने की इजाज़त किसी को ना दूँ, उसके बालों को पकड़ा तूने, वो भी इस तरीके से। अब कोई रहम नहीं होगी, सिर्फ फैसला होगा। जितनी तकलीफ़ें दी है हीर को, मैं सब झुठलाती रही, मेरा वहम है, खुद को ये समझाती रही, लेकिन अब हकीकत मेरे सामने है। और उसी के साथ एक जोरदार थप्पड़। ओ भाई, वो दूसरी साइड इस कदर गिरती है कि गर्दन के साथ साथ कमर भी लॉक हो जाती है। और एक जोरदार लात वेदिका के शूज उसके हाथ पे छपते हैं और हीर जोरों से आंखें बंद करके दीवार को सहारा बना के कांप जाती है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। और वेदिका की माँ भाग के हीर को संभाल के कहती, साक्षी साक्षी को कहती कि साक्षी उसे रोको। अर्जुन तो एक लात में ही बेहोश हो चुका था। साक्षी भी नहीं रोकना चाहती थी, वो बस खामोश देखती रहती है। और अर्जुन जैसे उठने को ट्राई करता है, साक्षी एक ऐसा पंच करती है कि बेचारा दोबारा उसी जोन में चला जाता है। हीर तो भाई बस पागल पागल हो चुकी थी वेदिका का ये रूप देख के। उसे डर लगने लगा था। उसे वो उसकी
वेदिका नहीं लग रही थी, कोई अजीब सी शैतान लग रही थी। हीर की माँ तो कांपते हुए हाथ जोड़ती है और उसका इतना करना था कि एक लास्ट लात, ये वाली भी मेरी फेवरेट थी, लास्ट जूता छपता है उसके हाथ पे वेदिका का। ओ भाई, इस कदर की पूरा हाथ शरीर पे ही तड़पने लगता है और वो रुकती नहीं, लगातार 1 2 3 आगे भी मारती रहती और कहती कि अपने अंदर के शैतान को रोज निवाला देती थी मैं हीर की मुस्कान का, लेकिन आज इसकी खुराक छूट गई तो तुम्हारी सातों नस्लें खा जाऊंगी मैं। मेरी हीर के हर एक जख्म का हिसाब किस कदर लूंगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। और वो लास्ट बार वार करने को होती कि हीर वेदिका की माँ को थोड़ा सा खुद से दूर करके उनसे छूट के एकदम बेतहासा भाग के अपनी माँ के पास आके उन्हें हक कर लेती है ज़मीन पे ही, और वेदिका का पैर हवा में ही रह जाता है। और जैसे वो हीर को देखती है वो एकदम असलियत में आती है और उससे धक्का जैसे लगता है, वो पीछे लड़खड़ा जाती है कि यार ये क्या क्या हो गया उससे। या हीर वेदिका की तरफ नजरें तक नहीं उठा पाती, इतना डर था उसमें। उसकी माँ जैसे हीर को देखती है वो एकदम उसे हक बैक करती है और कहती इससे मुझे बचा ले हीर, इससे मुझे बचा ले। हीर कहती कुछ नहीं होगा माँ, आप शांत रहिए, और बिन वेदिका को देखे कहती है कि प्लीज़ कुछ मत करो इन्हें, आपको गुस्सा उतारना है, मैं हूँ ना यहाँ। वेदिका जल्दी से हीर की तरफ आके कहती है क्या बोल रही हो तुम, क्या बोल रही हो कि तुम हो, तुम पे क्यों गुस्सा निकालूंगी मैं। हीर, और वो हीर के शोल्डर में हाथ रखती, हीर जल्दी से हट जाती है डरते हुए, वो कांप रही थी। और वेदिका शॉक्ड, यहाँ वेदिका की माँ भी जल्दी से हीर के पास आके उसकी माँ को उठा लेती है और वहीं सोफे में बिठा देते हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वेदिका तो देखती है कि हीर उस पर देख भी नहीं रही है और जल्दी से जाती कहती कि हीर तुम मेरी बात सुनो। लेकिन हीर ना पूरे डर के पीछे पीछे खिसक रही थी कि लाइक पहली बार वो वेदिका से इस कदर डर रही थी। देख रहे हो, और इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।